दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आज का पहला आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, सुनक जो है प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो अभी क्या कर रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड किंगडम जा रहे थे वीज़ा लेके यूनिवर्सिटी में, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहीं पे जॉब लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो इनका कहना है, और कुछ राइट विंगर्स हैं जिसके सपोर्ट के लिए ये बिल लाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये किसी भी तरह के सिटीजनशिप को जो ग्रेजुएट रूट से हो, यानी आप ग्रेजुएशन करने आए और अंततः यहाँ की सिटीजनशिप ले लिए, उसको अंत करने की सोच रहे थे, ये अंत करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन कैबिनेट में इनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला है। ये न्यूज़ आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। अभी देखो क्या होता है, कहीं भी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने से सिर्फ उस स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जहाँ वो पढ़ रहा होता है उस कंट्री को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपोर्ट है, ट्रेड एक्सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ाई बेच रहे हैं, एजुकेशन बेच रहे हैं। एजुकेशन का जो फ़ी मिलेगा वो सबसे बड़ी बात किस करेंसी में मिलेगा? आपकी डोमेस्टिक करेंसी में मिलेगा। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथन होगी, है ना। तो वेल्थ डायरेक्ट दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से, उससे लोकल इकोनॉमीज स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। और अगर हम ये चीज़ कम करेंगे, अगर कम स्टूडेंट आएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी पे उसका प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। फिर जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उतना फ़ी लगेगा उनका। तो क्या है, स्टूडेंट भी डिमांड करते हैं क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस बढ़ता है जब स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें सब कम हो जाएंगी, जैसा कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी या बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी अगर ये ग्रेजुएट को एंट्री नहीं देंगे इमिग्रेशन में, तो ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अभी इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनका कल ही हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, और शायद अभी तक जैसा पता चला है वो नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि वो नहीं रहे। तो ये पूछ सकता है कि कौन से देश के प्रेसिडेंट रिसेंटली एक वायु दुर्घटना में उनका डेथ हुआ, जैसे विपिन रावत जी के बारे में भी पूछा था, तो उसी तरह से इनके बारे में भी पूछ सकता है। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट दैट टुक ऑफ फ्रॉम द ब्लू ओरिजिन रॉकेट। ब्लू ओरिजिन रॉकेट क्या है? एक जेफ बिजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनका एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन क्या करती है कि वैसे सिविलियंस जिनको कोई भी पायलट का एक्सपीरियंस नहीं है या चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं है, फ़्लाइट मतलब चलाने का, उनको भी ये अंतरिक्ष की सैर कराएंगे। अभी तक क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ ट्रैवल करते हैं स्पेस में। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, उनका जो स्किल सेट होता है, बेसिक स्किल सेट होता है, वो भी जनरली फाइटर पायलट्स होते हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे होते हैं, किसी भी कंट्री का ले लो, ठीक है। तो या फिर वो साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन उनको भी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है स्पेस की। लेकिन यहाँ पे ब्लू ओरिजिन जो हो, ये कॉमन मैन को जो पैसा दे के स्पेस घूमना चाहते हैं, स्पेस टूरिज़्म के मॉडल पे ब्लू ओरिजिन रॉकेट अपना लेके आया था। कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, फाउंडर हैं अमेजन के फाउंडर जो जेफ बिजोस हैं। इंडियन एक पहला स्पेस टूरिस्ट बना, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो कि गया है, उसका क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा, है ना। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और पायलट हैं जो कि स्पेस में गए हैं ब्लू ओरिजिन के रॉकेट पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एमपी लेड फंड्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल को बताने के बाद आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन ये कि हर एक एमपी को कितना पैसा मिलता है एमपी लेड फंड्स के अंदर पर ईयर, टोटल नहीं, पर ईयर कितना पैसा मिलता है। दूसरा चीज़ आपको कमेंट करना है इसमें कि जो फंड, अगर कोई एक साल फंड नहीं यूज़ हुआ तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या लैप्स हो जाएगा, मतलब वो लैप्स हो जाता है या कैरी फॉरवर्ड होता है।
इन दोनों का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आप रिप्लाई करेंगे तो हमें भी लगेगा कि आप इंगेज हो रहे हैं और हमारी वीडियो को भी थोड़ी रीच मिलेगी इससे, है ना। तो हमारा स्वार्थ है इसमें, शेयर करने तो बोलते नहीं हैं, लाइक करने तो बोलते नहीं हैं, तो एटलीस्ट सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। तुम्हारी भी ईगो सेटिस्फाई रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। जो MP लाइट स्कीम है, ये स्कीम 1993 में सेंटर ने लाया था। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो डेवलपमेंटल वर्क यानी कि असेट क्रिएशन, एम्यूनिटीज़ क्रिएशन, और हर एक MP को 5 करोड़ एनुअली मिलता है कि आप इतने का वर्क रिकमेंड करा सकते हैं। इसका मतलब है कि 5 साल के अंत में एक MP को 25 करोड़ मिलता है सेंटर से कि आप अपने एरिया में जो डेवलपमेंटल वर्क है उसको करा सकें। तो MP जो अपने इलाके में काम कराएंगे या जो डेवलपमेंटल वर्क कराएंगे वो किस तरह से फंक्शन करता है? वो ऐसे फंक्शन करता है कि जैसे मैं किसी जगह का MP हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ कुछ रोड बनवाना है। एक रोड का कॉस्ट आता है 2 करोड़। मैं क्या करूँगा कि मैं सीधा 2 करोड़ लेके खर्च नहीं करा दूंगा, मैं अप्रोच करूंगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है DDC, उनको अप्रोच करने के बाद वो क्या करेंगे, वो अप्रोच करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ओवरसी करता है इन तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टेंडर वगैरह इशू करेगी और फिर DDC के थ्रू वो टेंडर अलॉट होगा और फंड जो आएगा वो फंड मेरे अकाउंट में आएगा और वो फंड फिर मेरे अकाउंट से उनको दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। इसका 5 करोड़ पर ईयर मिलता है और टोटल 25 करोड़ मिलता है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रोग्राम को धरातल पे एक्चुअली में लाने में। MP तो नहीं बनवाएंगे ना, वो तो टेंडर नहीं निकालेंगे, कोई सरकारी प्रोसेस होना चाहिए, है ना, PWD की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो सब इंश्योर करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इनको बस फंड देना रहता है और जहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क कराना है उसका डिटेल उनको पास ऑन करना रहता है, राइट। एडिटोरियल का ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी रेलिवेंट भी है। अभी देखो, हम लोग जियोपॉलिटिक्स पे अक्सर बहुत डिस्कशन करते हैं कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है। कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की दखलंदाजी होती है, कभी यूरोप की दखलंदाजी होती है, कभी चाइना रशिया की दखलंदाजी होती है। लेकिन इन सब के बीच में जो है इंडिया अभी अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे कि रिसेंटली अब देखेंगे कि इंडिया ने छाबहार पोर्ट के लिए, ऑलरेडी हमारा पोर्ट वहाँ पे था लेकिन उसकी फंक्शनिंग के लिए ईरान से फिर टाई अप किया है। और यही ईरान जिस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। इजराइल का तो बहुत खटास चल रहा है इसके साथ, इसके बावजूद भी इंडिया ने ईरान के साथ पैक्ट किया है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि कोई भी 2 कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपके और हमारे रिलेशन में बाधा नहीं बनेगी। कहने का मतलब कि अगर हम इंडिया हैं तो मेरा रिलेशन जो ईरान के साथ है, इसके कारण मेरा रिलेशन इजराइल से या मेरा रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स से ख़राब नहीं होना चाहिए। ये उन कंट्रीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए। हम ऐसा नहीं है कि हम साइड लाइन लेंगे। हम ये कोल्ड वार नहीं चल रहा है कि हम रशिया के साथ या US के साथ खड़े होंगे। कुछ दिन पहले तक हमको लग रहा था, है ना, हमारा पोस्चर जो था इस तरह से था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, है ना। हम ऐसा बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, बेका हुआ था, वो सबसे हमको लगा कि शायद हम US की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। फिर इजराइल के साथ जो हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है और जिस तरह का सॉफ्टवेयर्स हम लोग कुछ खरीदे, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर खरीदे, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने की, तो उससे ये लगा कि हम कहीं ना कहीं वेस्ट और US की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे क्योंकि हम अपने आप को फिर से असर्ट कर सकें। याद रहे कि जब रशिया यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ था तब किसी एक मंच पे यूरोप में पूछा गया था जयशंकर जी को कि इंडिया अपना इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रही है रसिया से, जो कि इन्वॉल्व है एक वॉर में, ठीक है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो जयशंकर जी का बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट था। उसमें ये कहना था कि यूरोप की आदत है ना
कि किसी एक कंट्री का भी किसी के साथ छोटा सा भी लड़ाई हुआ तो वो वर्ल्ड लेवल का लड़ाई बना देते हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल का जो लड़ाई है, हमारे जो टेररिस्ट की समस्या है, उसको आप नहीं देखेंगे और कंटिन्यूसली आप पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि यूरोप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स बता देती है। यही यूरोप जो 45% से 55% का जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट है वो रशिया से कर रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट्स आर गिविंग ए क्लू दैट इंडिया अपना जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक पे वो एग्जर्ट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और अपने आप को असर्ट कर रहा है अभी कि हम एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ये होता है, इस आर्टिकल में वही बताया गया है कि रिसेंटली पुतिन ने चाइना विजिट किया और पुतिन और चाइना एक मंच पे साथ आए काफ़ी सारे इशूज़ में। तो इसका क्या मतलब निकलता है? कहने का मतलब कि ग्रोइंग एंटी वेस्टर्न कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स, ये हम लोग को जोल्ट करता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को जो हमारा कंसीव्ड नोशंस है उस पे ना देख के हम एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी एक पॉलिसीज डेवलप करें और उन सब चीज़ों पे फोकस करें जो साइनो रशियन एंटिटी, साइनो रशियन टाई अप जो है उसके कारण प्रभावित होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एडिटर ये लिखते हैं इसमें कि यूएस बिगेन टू डीपन ओवर द लास्ट डिकेड, बोथ पुतिन एंड Xi have elevated their bilateral collaboration into a comprehensive strategic partnership। ठीक है, भले बाकी जगह ये कहा जा रहा था कि रसिया और चाइना एक दूसरे साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनका कन्वर्जिंग इंटरेस्ट्स है ना, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। चाइना को भी वही पसंद है जो रशिया को पसंद है, तो आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों सामने आए हैं और जिस तरह का इकोनॉमिक इंगेजमेंट इनका वेस्ट के साथ कम हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि इनके इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, रसिया का इकोनॉमिक एंगेजमेंट कब बढ़ेगा? जब उसका एक मार्केट बनेगा। अच्छा, इंडिया एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसका मार्केट बन सकता है, तो चाइना ही है जो इंडिपेंडेंट तरीके से मार्केट बन सकता है। और इस चीज़ पे यूएस कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यूएस की आदत है कि जो डरता है उसी को डराता है, जो नहीं डरता है उसको डराना वो बिल्कुल नहीं डराता है। ठीक है, तो ये सब नया चीज़ हो रहा है। तो ये जो कन्वर्जेंस है, this convergence is building a new axis that is rooted in their shared interest in challenging the West। दोनों का इंटरेस्ट है कि हम वेस्ट को चैलेंज करें, वेस्ट की जो हेजेमनी है उसको हम कम करें हर जगह। और जो लेटेस्ट समिट है दैट हैज़ हाईलाइटेड देयर एफर्ट्स एट पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो लोग, और म्यूचुअली रिस्पेक्टिव नेशनल प्रायोरिटीज़ पे एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे रशिया को यूक्रेन के लिए सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, और चाइना को ताइवान के लिए रसिया से सपोर्ट मिल रहा है। तो अब देख रहे हैं एक दूसरे का कान पकड़ के बैठे हैं, तब फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को, है ना, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बने हुए हैं। तो ऐसे ही तो चलता है बायलैटरल रिलेशनशिप। फिर पुतिन एंड जी ऑल्सो डिनाउंस द यूएस इंटरवेंशंस इन यूरोप एंड इट्स एफर्ट टू बिल्ड अ न्यू कोलिशंस लाइक क्वाड्रिलेटरल फोरम। इन्होंने जो यूरोप में यूनाइटेड स्टेट्स का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है वहाँ पे हमेशा हस्तक्षेप करते हैं वो, क्योंकि वही है ना, यूरोप की में कुछ भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ भी होगा तो वो उसको दुनिया भर की लड़ाई बना देते हैं। तो वही चीज़ ये बात कर रहे हैं कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और जी इस बात पे भी हैं कि आप जो क्वाड बनाए, क्वाड भी कहीं किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि आप चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। तो इन सब चीज़ों के कारण इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि जो पेनिनसुलर रीजन है, ये वाला जो कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया और ये वाला रीजन है, इसमें जिसका इन्फ्लुएंस होगा आने वाले टाइम पे वही ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। और इसी के स्ट्रगल में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस, यूरोप एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप ये आर्टिकल अपने से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़। ठीक है, अब अगला है ग्रीन क्रेडिट के बारे में। ग्रीन क्रेडिट क्या है? ग्रीन क्रेडिट क्या होता है कि जैसे आपका एमिशन, सपोज एक मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 5 होना है, ठीक है, लेकिन अभी आप एमिशन क्या है 7 कर रहे हैं। आपने इंटरनेशनली बताया कि हम 5 पे लिमिट करेंगे, लेकिन आप 7 कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल तौर पे तो आपकी बेइज्जती हो रही है ना, आप तो अपने जो कमिटमेंट है उससे ज़्यादा आप एक्सीड कर रहे हैं। तो इसका तरीका है कि कैसे कंपनसेट किया जाए, ये जो 2 नंबर बढ़ा ना, इसको कंपनसेट कैसे किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि वैसी कंट्रीज़
जिनका एमिशन उनके लिमिट से कम है। मतलब कोई कंट्री जिनका 5 लिमिट है और वो मात्र 2 कर रहे हैं, तो उनका जो 3 क्रेडिट बच गया, इसको वो बेचना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट सेलिंग दिस क्रेडिट्स। तो ये कंट्रीज जो डिफिशिएंट कंट्रीज हैं, वो इन क्रेडिट को क्या करते हैं, बाय करते हैं। वो इन क्रेडिट को खरीदते हैं और इस क्रेडिट को खरीद के अपने जो उनका एमिशन है उसको कंपनसेट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट। ये आर्टिकल जो है यही है कि कुछ ग्रीन क्रेडिट रिलेटेड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। अब क्या हुए नहीं हुए हैं ये डिटेल देखने की चीज़ है, अब पढ़ लेना। इसमें हमारे समझने की चीज़ इतनी है, मोटा मोटी ये समझने की चीज़ है ग्रीन क्रेडिट क्या होता है। ग्रीन क्रेडिट को एज सच प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्रीन क्रेडिट, या ग्रीन क्रेडिट रेफर्स टू, या फिर आपका इन्वायरमेंट का जो सवाल है GS2 सेक्शन 2 में अगर आया तो उसमें भी ये सवाल आ सकता है। तो इसमें आप पुट ऑन कर सकते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ गिवन नॉट टू 12 प्रोजेक्ट्स फॉर एनहांसिंग द ग्रीन क्रेडिट्स फॉर इंडिया, है ना। तो ये एक अच्छा आंसर बन जाएगा, फिर आपका एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा रिसेंट से। नीलम संजीव रेड्डी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में आप जानेंगे कि ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट जिनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया था, है ना। उनके अगेंस्ट में कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हुआ था, और अभी तक वह सिर्फ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं हमारे जिनका इलेक्शन जो है अनअपोज्ड हुआ है, तो ही वॉज प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन से है जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो अभी जो एल नीनो इंड्यूस्ड डिक्लाइन होता है, एल नीनो के कारण क्या होता है, सूखा पड़ता है, बारिश अच्छी नहीं होती है। लेकिन वही जब ला नीना होता है तो हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी प्रॉस्परस हो जाता है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है। तो ये जो सिचुएशन है इंडिया की फूड सिक्योरिटी को जोल्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा दोनों मिलके भारत की जो कहें तो जो सीरियल बैकबोन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करके रखा है, क्योंकि 75.5% ऑफ जो टोटल वीट प्रोक्योर्ड है MSP के अंदर वो यही दोनों स्टेट्स से है। ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से वीट और राइस की प्रोक्योरमेंट चलती है, कितना लेते हैं हम, और उन वीट और राइस का उपयोग हम अपनी इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है, 5 किलो अनाज देने का जो प्रावधान है उसको हम पूरा करते हैं। और आने वाले टाइम पे राइटर ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे जिसकी भी सरकार बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि NFSA ख़त्म हो जाएगा, तो NFSA ख़त्म नहीं होगा। और कांग्रेस तो ये भी कर रही है कि हम 5 नहीं हम 10 किलो देंगे। तो इस वजह से NFSA तो बंद नहीं होने वाला है, फूड सिक्योरिटी का मसला रहेगा जिंदा। तो ये ज़रूरत है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को देखें कि हम MSP जो दे रहे हैं और सिर्फ 2 स्टेट से इतना ले रहे हैं, इतना प्रोक्योर कर रहे हैं, तो कहाँ तक तर्कसंगत है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इसमें यहाँ पे जो देखें सरिस्का, ये एक टाइगर रिज़र्व है। कहाँ पे है ये टाइगर रिज़र्व? ये टाइगर रिज़र्व है राजस्थान में। इसको भी आप कमेंट कर देना, सरिस्का टाइगर रिज़र्व कहाँ है। जब कमेंट करोगे ना तो क्या होता है, आपकी इंटरनल मेमोरी में वो आ जाता है, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आए ना कभी भी, वो आप आराम से आंसर कर देते हैं। इसलिए मैं कमेंट करने बोलता हूँ। क्या होता है, आपकी लर्निंग एक्टिव लर्निंग हो जाती है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था जो रिलेवेंट था। हम थोड़ा द हिंदू के भी एक आध आर्टिकल को देखते हैं। OpenAI का GPT-4o लॉन्च हुआ है और गूगल का प्रोजेक्ट अस्त्र लॉन्च हुआ है। तो प्रोजेक्ट अस्त्र किसका है? गूगल का है, और ChatGPT का 4o है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हिंदू के 1-2 आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे वाई इज़ यूरोपियन यूनियन प्रोबिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम को क्यों प्रोब कर रहा है? क्योंकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो भी उनके वीकनेसेस हैं, उससे क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी एडिक्टिव बिहेवियर को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों का जो ना शॉर्ट्स देखने का जो आदत है आजकल के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको लेके यूरोपियन यूनियन ने कंसर्न किया है और उनको प्रोब करना शुरू किया है कि आप ऐसा क्यों, ऐसा एल्गोरिदम में ऐसा है क्या जो किसी एडिक्टिव बिहेवियर को बढ़ाता है। भारत में तो ये सब होने से रहा है ना, यहाँ पे तो सब कुछ मैनेज होता है। चलो अभी हम देखते हैं एक ये आर्टिकल ठीक था, इंडिया मस्ट पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव पीस ऑफर्ट अगेंस्ट द यूक्रेन वॉर। अभी रशिया का
इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, तो स्विट्ज़रलैंड कह रहा है कि हम एक पीस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आप दोनों का समझौता कराते हैं, क्योंकि ये वार रुकना चाहिए अगर ग्लोबल ऑर्डर को सही दिशा में फिर से इस्टेब्लिश करना है। तो इस पीस एफर्ट में स्विट्ज़रलैंड ये चाह रहा है कि वैसी कंट्रीज जिन्होंने अभी वेस्ट ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया है तभी वो तो मीडिएट कर पाएंगे। तो इंडिया ने वेस्ट ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया है, तो इंडिया जो है कैपेबल है पीस टॉक्स के लिए। तो इंडिया को वो रोपिन करना चाह रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अधिकारी, ताकि इंडिया मध्यस्थता करे रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस लाने के लिए। और इंडिया के लिए देखें तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम इस तरह का पीस समझौता करा सकते हैं तो क्या होगा, हम दुनिया को एक बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन से बचा सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, ये सब इशूज़ जो हैं इससे वर्ल्ड को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा कि हम वर्ल्ड में एक ग्लोबल पावर उभर के आएंगे, ग्लोबल सुपर पावर बन के उभर के आएंगे कि हम देखो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ या वार के बीच में हमने मध्यस्थता कर दी है ना, तो हम अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको और ज़्यादा प्रोपोनेंट कर पाएंगे। तो राइटर ये कहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता है, उसमें इंडिया को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है डिस्कस करने लायक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।